इसके बाद साल आया 1965 और 1965 में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसको हम कहते हैं लोकर समिति। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं पीआरके स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछली अपनी वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनगणना संबंधी इतिहास और उत्तराखंड की जनगणना 2011 के अनुसार, लेकिन उस वीडियो में हमने जो सामान्य जनगणना है केवल उसी को डिस्कस किया था। और आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो राज्य की एससी और एसटी संबंधी जनगणना है, एससी और एसटी संबंधी जनगणना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, एससी और एसटी की जनगणना संबंधी आंकड़ों को पढ़ने से पहले हम इनके थोड़े से इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि एससी और एसटी का राज्य में क्या इतिहास रहा है। तो अगर सबसे पहले बात करें हम एसटी की, तो फ्रेंड्स हमारा भारत आजाद हुआ 1947 को भारत आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 में केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जितने भी सीएम थे यहाँ पर, मतलब जितने भी राज्य थे और उन राज्यों के सभी सीएम थे, तो केंद्र सरकार ने उनसे रिपोर्ट मांगी कि आप अपने अपने क्षेत्र में देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि आदिवासी कबीलाओं की तरह निवास करते हैं या फिर जंगलों में निवास करते हैं या थोड़े से लेस सिविलाइज्ड हैं। तो इस समय हमारे जो सीएम थे वो थे जीबी पंत, और जीबी पंत के द्वारा इस क्षेत्र के लिए यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग के लिए, यानी जो भाग उत्तर प्रदेश का पर्वतीय है, इस क्षेत्र में किसी भी इस तरह के समुदाय के न होने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि हमारे इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कोई भी समुदाय ऐसा नहीं है जो कि कबीलाई संस्था की तरह से निवास करता हो या जो कि जंगलों में निवास करता हो। तो उनके इस निर्णय के कारण जो हमारे वर्तमान में एसटी समुदाय है, ये सीधे सीधे 17 साल पीछे चले जाते हैं। यानी जो भी इन्हें आरक्षण या फिर विशेष योजनाओं का लाभ सरकार की तरफ से इन्हें मिलना चाहिए था, उसके लिए पूरे 17 साल लेट हो जाते हैं। और ये समझते हैं कैसे? तो 1950 में जीबी पंत के द्वारा हमारे राज्य में यानी हमारे इस क्षेत्र में किसी भी जनजाति समुदाय के न होने की बात कही गई। इसके बाद साल आया 1965 और 1965 में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसको हम कहते हैं लोकर समिति। फ्रेंड्स, लोकर समिति का जो गठन था वो इस उद्देश्य से किया गया था कि 1950 में जितने भी ऐसे समुदाय हैं जिनको कि पंजीकृत करने से रह गए हैं वो एसटी में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जितने भी समुदाय पंजीकृत होने से रह गए थे, तो अब उन पर पुनर्विचार किया जाए। तो इस आशय से लोकर समिति का गठन हुआ। लोकर समिति का गठन 1965। इन्होंने पूरे देश भर में लगभग 2 साल तक एक व्यापक सर्वेक्षण किया और 1967 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में उन्होंने लगभग सभी राज्यों से बहुत सारी जनजातियों को, नई जनजातियों को उजागर किया। लेकिन हम बात करेंगे उत्तराखंड की, यानी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र की जो कि पर्वतीय था। तो लोकर समिति ने हमारे इस क्षेत्र के लिए 5 समुदायों को जनजाति समुदाय के अधीन रखने की सिफारिश की, और वो 5 समुदाय इस प्रकार हैं। जौनसारी है, थारू है, बोक्सा है, भोटिया है और राजी जनजाति है। तो फ्रेंड्स, साल 1967 में यानी 1967 में हमारे क्षेत्र की इन 5 जो समुदाय हैं, इन 5 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला, जबकि इन्हें मिलना कब चाहिए था? 1950 में। तो लगभग 17 साल ये लेट हो जाते हैं किसी भी तरह का आरक्षण या किसी भी तरह के विशेष प्रावधान जो कि सरकार की तरफ से चलते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए। और यदि हम बात करें कि इन 5 समुदायों में से, इन 5 एसटी समुदायों में से हमारे पास 2 आदिम जाति हैं, आदिम जनजाति। फ्रेंड्स, आदिम जनजाति उसे कहा जाता है जो वर्तमान में भी ऐसा समुदाय जिसका एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में भी जंगलों में निवास करता है या फिर कबीलाई संस्था के रूप में निवास करते हैं। तो वर्तमान में हमारी 2 आदिम जाति है, एक तो है हमारी बोक्सा और एक है राजी। तो फ्रेंड्स, राजी को तो ये दर्जा, आदिम जनजाति का दर्जा 1967 में ही दिया था, जब सभी जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया तो उसी समय राजी को दर्जा दिया गया कि ये आदिम जनजाति है, जबकि बोक्सा जनजाति को ये दर्जा
1981 में मिला। आदिम जनजाति का दर्जा 1981 में मिला। यदि हम बात करें एससी के इतिहास की, तो फ्रेंड्स एससी का इतिहास शुरू होता है हमारा 1976 से। 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा हमारे राज्य क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो कि पर्वतीय है, इस क्षेत्र की लगभग 66 जातियों को एससी कंसिडर किया गया। तो 1976 से लेकर लगभग 2013 तक हमारे राज्य में कुल कितने समुदाय थे जो एससी समुदाय में आते हैं? वो थे 66 समुदाय। और 2013 में एक समुदाय को इसमें से हटा दिया गया। यानी वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछता है वर्तमान में कितने समुदाय एससी समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो वो होगा 65। और फ्रेंड्स इन 65 की जानकारी आप उत्तराखंड की परीक्षा वाणी से ले सकते हैं, जिसमें प्रॉपर सरनेम के साथ लिखा हुआ है कि कौन कौन एससी श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने पढ़ा उत्तराखंड में जो एससी और एसटी की जनगणना है या जनसंख्या है उसके इतिहास के बारे में। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में एससी एसटी की जनगणना संबंधी जो आंकड़े हैं जो कि 2011 में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इन आंकड़ों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुल जनसंख्या। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 है और उस 1,86,292 में कुल जो एससी की जनसंख्या वो है 18,92,516, जो कि प्रतिशत अगर की प्रतिशतता की बात करें तो ये प्रतिशतता में बैठता है 18.8%, यानी लगभग 19% जनसंख्या हमारी एससी की जनसंख्या है कुल जनसंख्या में से। और यदि हम बात करें एसटी की कुल जनसंख्या तो वो है 2,91,903 और ये हमारी उत्तराखंड की ओवरऑल पॉपुलेशन का बैठता है मात्र लगभग 3% यानी 2.9%, यानी 3% लगभग। वहीं अगर हम महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो जो एससी की जो पुरुष जनसंख्या है, एससी की पुरुष जनसंख्या है वो है 9,68,586 और वहीं जो एससी की महिला जनसंख्या है वो है 9,23,930। तो अगर हम इस टोटल में 18,92,516 में से इतने पुरुष हो जाते हैं और इतनी महिला, तो इनका प्रतिशतता क्या आएगा? तो जो टोटल पुरुष हैं वो लगभग 51.18% है और जो टोटल महिलाएं वो 48.82% है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में जो पुरुषों की जनसंख्या होती है वो है 1,48,669, जो कि इस टोटल पॉपुलेशन का 50.93 है। और अगर हम एसटी महिलाओं की बात करें तो वो होती है 1,43,234, जो कि इस टोटल पॉपुलेशन का मात्र 49.07% है। तो ये हमारी कुल जनसंख्या है एससी और एसटी के संबंध में। एससी की जनसंख्या लगभग 19% है और एसटी की जनसंख्या लगभग 3% है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि कौन से जिले ऐसे हैं जहां सर्वाधिक एससी की जनसंख्या है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो चाहे वो जनसंख्या प्रतिशतता की दृष्टि से हो, और यही बात हम करेंगे एसटी के संदर्भ में भी। तो जो हमारा सबसे पहले अगर हम जिले की बात करें डिस्ट्रिक्ट जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या निवास करती है तो वो होगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता, तो प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक एससी निवास करते हैं बागेश्वर में। और अगर हम बात करें सबसे कम एससी जनसंख्या में, सबसे कम जनसंख्या में एससी कहां निवास करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा चंपावत। और अगर हम यही बात करें कि सबसे कम एससी है लेकिन जनसंख्या प्रतिशतता की दृष्टि से है, तो वो हो जाता है हमारा देहरादून। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एससी कहां निवास करते हैं? हरिद्वार में। सबसे कम एससी कहां निवास करते हैं? चंपावत में। अगर हम बात करें प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता बागेश्वर में और सबसे कम एससी जनसंख्या प्रतिशतता देहरादून में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स यही हम बात करेंगे एसटी के बारे में। तो कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा एसटी निवास करते हैं, यानी ट्राइब्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्राइब्स निवास करते हैं वो उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, उधम सिंह नगर यूएसए। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशतता, तो प्रतिशतता में भी क्या आता है? उधम सिंह नगर। सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं एसटी समुदाय के लोग, चाहे वो जनसंख्या हो और चाहे वो जनसंख्या प्रतिशतता हो। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम एसटी निवास करेंगे रुद्रप्रयाग में।
रुद्रप्रयाग। और अगर हम सबसे कम एसटी लेकिन प्रतिशतता की बात करें तो ये निवास करेंगे हमारे टिहरी में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे एससी और एसटी के लिंगानुपात के विषय में। लिंगानुपात मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि सेक्स रेशियो कहते हैं, और सेक्स रेशियो पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या अनुपात, जहां पर पुरुषों की जनसंख्या सदैव 1000 और इस आंकड़े पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, इसको हम सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहते हैं। अगर हम बात करें राज्य में हमारे जो एससी है यानी अनुसूचित जाति है, इनका लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो वो है 936 936। वहीं एसटी का लिंगानुपात है 963, जो कि हमारे राजकीय औसत के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का औसत जो ओवरऑल उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, तो वो 963 है, 963 है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता, सबसे पहले हम एससी की साक्षरता के बारे में बात करेंगे। तो एससी की जो ओवरऑल साक्षरता है वो है राज्य में 74.4%, यानी 74.4% ओवरऑल साक्षरता है। वहीं अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो इस ओवरऑल साक्षरता में 84.30% पुरुष साक्षर हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो मात्र 64.1% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं ऐसी जाति में। यानी हमारी अनुसूचित जाति में जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो लगभग 74% और 84% पुरुष साक्षरता, और महिलाओं की साक्षरता लगभग 64% है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जिलों के बारे में। तो हमारे ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है? तो एससी में जो सबसे ज्यादा साक्षर जिला है वो है नैनीताल, और एससी में जो सबसे कम साक्षर जिला है वो है हमारा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। तो अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा साक्षर जिला नैनीताल और सबसे कम साक्षर जिला, ये औसत आंकड़े हैं, वो है उधम सिंह नगर। यदि हम बात करें एससी की सर्वाधिक महिला साक्षरता, यानी अनुसूचित जाति में महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है, तो अगेन ये जिला आ जाएगा नैनीताल, और सबसे कम साक्षरता महिलाओं में आ जाएगा, ये अगेन आ जाएगा उधम सिंह नगर। और यदि हम बात करें फ्रेंड्स पुरुषों के बारे में, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो एससी के लिए है वो 3 जिले एक साथ हैं, जिसको हम कहते हैं CPR, यानी C फॉर चमोली हो जाएगा, P फॉर पौड़ी हो जाएगा, और R फॉर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो चमोली और पौड़ी और रुद्रप्रयाग में एकदम एग्जैक्ट सेम आंकड़े हैं पुरुष साक्षरता की दृष्टि से। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम पुरुष साक्षरता, तो ये अगेन उधम सिंह नगर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एससी की जो साक्षरता वाला जिला है, जो सबसे ज्यादा साक्षरता रखता है वो है नैनीताल, और सबसे कम साक्षरता रखता है उधम सिंह नगर। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता है नैनीताल में और सबसे कम साक्षरता है उधम सिंह नगर। पुरुषों की बात करें तो हमने 3 जिले पढ़े हैं इसमें, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, और अगर हम सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो फिर से हो जाता है उधम सिंह नगर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एसटी की साक्षरता के बारे में। तो अगर अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड में इनकी साक्षरता कुल कितने प्रतिशत है, तो वो है 73.90%। वहीं अगर इनकी पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 83.8, और अगर महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो ये 62.50% है। तो ये है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता के विषय में, ये औसत है, ये पुरुषों का, और ये महिलाओं की औसत साक्षरता है। वहीं अगर हम बात करें जो जिला है हमारा यानी डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा एसटी जहां पर साक्षर हैं वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा रुद्रप्रयाग, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में वो होगा हमारा हरिद्वार। तो रुद्रप्रयाग में एसटी के लिए सबसे ज्यादा साक्षरता है और एसटी के लिए सबसे कम साक्षरता वाला जिला हमारा हरिद्वार हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो इसको हम अल्मोड़ा कहते हैं। अल्मोड़ा में एसटी समुदाय की सर्वाधिक साक्षरता है महिलाओं में। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम महिला साक्षरता, ये हरिद्वार हो जाता है। इसके बाद अगर हम पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो ये अगेन अल्मोड़ा हो जाता है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता ये फिर से हरिद्वार हो जाता है, हरिद्वार। तो फ्रेंड्स अगर हम
एसटी की सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की बात करेंगे तो वो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, और सबसे कम साक्षर जिले की बात करेंगे तो वो हरिद्वार हो जाएगा। वहीं अगर हम महिलाओं और पुरुषों में कंपैरिजन करेंगे तो महिलाओं में सर्वाधिक साक्षर जिला एसटी के लिए अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार, और यही सेम प्रोसेस रहेगा पुरुषों में। एसटी के लिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अल्मोड़ा जिले में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार जिले में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे आरक्षण के बारे में। तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है हमारे उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में से एक सीट अल्मोड़ा को एससी के लिए रिजर्व किया गया है। एक सीट को एससी के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि है अल्मोड़ा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में अल्मोड़ा से कौन सांसद है। अगर हम बात करें कि 5 सीटें कौन कौन सी हैं, तो हमारी एक हो जाएगी टिहरी, एक हो जाएगा हरिद्वार, एक हो जाएगा पौड़ी, एक नैनीताल और एक हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा। ये 5 सीटें हैं, जिन पांचों में से मात्र एक रिजर्व है एससी के लिए। तो टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा, इनमें से अल्मोड़ा वाली सीट रिजर्व है एससी के लिए। अगर हम बात करें राज्य की जो विधानसभा है, इसमें टोटल सीटें हैं 70। इन 70 में से 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो आरक्षित सीटें हैं वो है हमारे हरिद्वार जनपद में। हरिद्वार जनपद में एससी के लिए विधानसभा में 3 सीटों का आरक्षण किया गया है, और वो 3 सीटें इस प्रकार हैं। एक है भगवानपुर, एक है झबरेड़ा और एक है ज्वालापुर। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक एससी, अगर आप कहेंगे विधानसभा में सबसे ज्यादा आरक्षण किस जिले में दिया गया है, तो विधानसभा में सबसे ज्यादा आरक्षण हरिद्वार जिले में दिया गया है। 3 सीटें हैं। बाकी शेष सभी जिलों में मात्र एक सीटें आरक्षित की गई है। और इनमें से भी जो आरक्षण विहीन, यानी विधानसभा में आरक्षण विहीन जनपद जो है, वो एक है हमारा रुद्रप्रयाग और एक है हमारा चंपावत। यानी इन 2 जनपदों में विधानसभा में कोई भी एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। इसके अलावा हरिद्वार में 3 है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी जिले हैं सब में एक एक सीट आरक्षित की गई है। उदाहरण के तौर पर चमोली की बात करें तो थराली है, उत्तरकाशी की बात करें तो पुरोला है, पौड़ी की बात करें तो स्वयं पौड़ी है, नैनीताल की बात करें तो स्वयं नैनीताल है। अगर हम उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो बाजपुर वहां एससी के लिए विधानसभा आरक्षित क्षेत्र है। तो इसी प्रकार इन 2 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में एक एक सीटें आरक्षित हैं, और हरिद्वार में 3 सीटें आरक्षित हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राजकीय सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में जो एससी को आरक्षण दिया गया है, वो है पूरा 19%, यानी 19% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आरक्षण, लेकिन किसके लिए? एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि हमारी अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए क्या क्या आरक्षण का प्रावधान हमारे राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा की जो 70 सीटें हैं, टोटल 70 में से 13 तो हमने एससी के लिए रिजर्व की हैं और मात्र 2 एसटी समुदाय के लिए रिजर्व की हैं। और वो 2 सीटें हैं, एक है हमारा चक्राता जो कि देहरादून जनपद में है, और दूसरा हमारा नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर जनपद में है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी जो हमारी जनजातियां हैं, उन्हें राजकीय सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, तो वो हो जाता है 4%। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डिटेल वीडियो उत्तराखंड में जो 2011 के अनुसार एससी और एसटी की जनगणना थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।